नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावना भरत कुमार प्रीतवानी है और राइट एडवाइजर्स एकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरी संस्था राइट एडवाइजर्स एकेडमी ऐसे एजेंट के लिए है जो अपने आप को एडवाइजर में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। हमारा जो विज़न है वो ये है कि हम एडवाइजर्स को उनकी एक्सीलेंस से एम्पावर करना चाहते हैं, उनका नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि एक नॉलेजफुल अभिकर्ता जब जाता है फील्ड में, तो वो कभी भी मिस सेलिंग नहीं करेगा। मेरा जो विज़न है, वो इस फाइनेंशियल एडवाइज़री इंडस्ट्री में मिस सेलिंग को रोकना है, ताकि एडवाइज़र अपने कस्टमर्स को कभी भी गलत प्रोडक्ट पकड़ा करके मुनाफ़ा ना कमा सके। मेरा जो मिशन है, एडवाइज़र्स को स्किल्स और टूल्स के साथ इक्विप करना है, ताकि वो अपने घर का इनकम बढ़ा सके और साथ ही साथ अपनी इनकम को मंथली 1 लाख से ऊपर ले जा सके। इस मिशन के साथ राइट एडवाइजर्स एकेडमी मैंने एस्टैब्लिश की है। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं आईसी 38 का चैप्टर 1। उससे पहले डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि ये जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पज से है। तो जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों कि अ, चैप्टर 1 आईसी 38 एग्जाम क्यों देना है? आईसी 38 एग्जाम इसीलिए देना है क्योंकि इंश्योरेंस फील्ड में वर्क करने के लिए आईआरडीए से लाइसेंस लेना पड़ता है और ये एग्जाम 50 मार्क्स की होती है, जिसमें से कम 15 मार्क्स आने कंपल्सरी है ना? तो जो चैप्टर 1 है हमारा, वो बीमा का परिचय है। टोटल 21 चैप्टर हैं इस सिलेबस में और हर चैप्टर का एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीमा का परिचय दोस्तों। तो जीवन बीमा का इतिहास और उत्थान इस चैप्टर में दिया गया है कि कैसे जीवन बीमा का कॉन्सेप्ट आया है ना? तो आपको भगवत गीता का यहाँ पे फोटो दिखाई दे रहा होगा, है ना? तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में क्या कहा है कि अनन्याश्चित्तन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमम वहाम्यहम्। इसका मतलब क्या होता है कि जो अपरिहार्य है उसके लिए शौक नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनसे जीवन में अनिश्चितता पैदा होती है। जब भी जहां भी अनिश्चितता होती है वहां पे जोखिम होता है। जैसे हम कितना जिएंगे ये भी अनिश्चित है, हमारी मृत्यु कब होगी ये भी अनिश्चित है ना? तो जहां पे भी अनिश्चितता होगी, हम किसी जगह के लिए जाने के लिए निकल रहे हैं, वहां पहुंचेंगे या नहीं ये भी अनिश्चित है। तो जहां पे भी अनिश्चितता होती है वहां पे जोखिम होते हैं और जहां पे जोखिम होते हैं वहां पे सुरक्षा सार्वभौमिक है ना? तो सुरक्षा की इस खोज की अगली कड़ी के रूप में बीमा की अवधारणा का जन्म हुआ। यानी बीमा जो है ऐसा नहीं है कि आज से है। भगवान श्री कृष्ण ने जब श्रीमद् भगवत गीता में ये बताया कि जहाँ पे भी अनिश्चितता है वहाँ जोखिम है, वहीं से बीमा की अवधारणा का जन्म हो चुका है ना? तो जीवन या संपत्ति के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के आग्रह ने लोगों को सामूहिक सहयोग के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से किसी प्रकार का योगदान करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार बीमा की जो अवधारणा है उत्पन्न हुई, क्योंकि बीमा किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें इस चैप्टर में बीमा का इतिहास देखना है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आप नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है? और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गीता में लिखा हुआ है। एफ.जे. मैकलिन ने अपनी पुस्तक ह्यूमन साइड ऑफ इंश्योरेंस में ऋग्वेद का संदर्भ दिया है। इसमें जो योगक्षेम का संदर्भ है उसका अर्थ होता है, यानी आप देखोगे एलआईसी ऑफ इंडिया में भी नीचे स्लोगन लिखा हुआ है योगक्षेम वहाम्यहम्, यानी जिसका अर्थ होता है भलाई, है ना? योगक्षेम यानी भलाई के लिए हम है। इसका अर्थ है कि कुछ प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि थी जिससे बीमा को लगभग 3000 साल पहले आर्यों द्वारा किया जा रहा था। यानी ऋग्वेद में जो एफ.जे. मैकलिन ने बताया, है ना, कि उनकी ह्यूमन साइड ऑफ इंश्योरेंस बुक में क्या आज से 3000 साल पहले भी ये संदर्भ था, है ना? तो योगक्षेम शब्द का तात्पर्य कल्याणकारी राज्य के परिवार से है, जो अपने विषय के कल्याण की देखभाल करते हैं, जिसमें जनता की भलाई, समृद्धि और खुशी शामिल है। भारतीय जीवन बीमा ने भी अपने लोगों में, यानी अपने लोगों के, आप जो भी डिजाइन देखेंगे उसमें नीचे लिखा हुआ होता है, आपको हाथ और दिया दिखाई देगा, योगक्षेम वहम्यम शब्द इसी अवधारणा से लिया है ना? तो इस पर से क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा लोगो क्या है? योगक्षेम मम वहाम्यहम्,
है ना? तो भारतीय समाज की संयुक्त परिवार प्रणाली ने उन सभी परिवार के सदस्यों का सहयोग सुनिश्चित किया जो नैतिक संयम, सहिष्णुता, त्याग और निस्वार्थता रखने के लिए तैयार थे। पहले के ज़माने में क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, है ना? तो वही जॉइंट फैमिली श्रम विभाजन, न्यूनतम लागत के साथ, इष्टतम उत्पादन के साथ, मुनाफे में समानता के साथ पूरी सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा तैयार की जाती थी, है ना? इस प्रकार जीवन बीमा की बुनियादी और अवधारणाएँ जैसे कि परिवार के कमाऊ सदस्य की असामयिक मृत्यु के मामले में परिवार की वित्तीय ज़रूरतों का ख़्याल रखना या संयुक्त परिवार प्रणाली द्वारा उसके बुढ़ापे के प्रावधानों का ध्यान रखा जाता था, आज से पहले के ज़माने में, है ना? तो ऐसा नहीं है जीवन बीमा आज है, इतिहास में भी जीवन बीमा बहुत पुराना है, जो भारतीय कल्चर है ना? वो क्या जॉइंट फैमिलीज़ जो हैं, जो संयुक्त परिवार है वो क्या था? एक प्रकार का बीमा ही था क्योंकि एक को भगवान ना करे कुछ होता था तो परिवार का दूसरा सदस्य संभाल लेता था, है ना? इसके अलावा हमारे यहाँ जाति व्यवस्था थी, पंचायत, मंदिर, धर्मार्थ संस्थान सभी ने मिलकर लोगों को और उनके आश्रितों को आपदाओं से सुरक्षा प्रदान की। जैसे आज भी कई सारे ट्रस्ट काम करते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई भी डिज़ास्टर आता है तब हमारे लिए हेल्प करते हैं, है ना? लेकिन समय के साथ क्या हो गया, 20वीं शताब्दी में औद्योगीकरण और शहरीकरण, क्योंकि लोग कमाने के लिए शहर आने लगे, तो संयुक्त परिवार की जो प्रणाली थी, वो ढह गई। जॉइंट फैमिलीज़ से फैमिलीज़ कैसी बनने लगी? न्यूक्लियर फैमिलीज़ बनने लगी, छोटा परिवार सुखी परिवार बनने लगा, है ना? और भारतीय समाज का ताना-बाना बदलना शुरू हो गया। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण ने उन्हें बिना किसी सुरक्षा या आय के नुकसान को साझा किए, बिना मानव जीवन नुकसान को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जोखिम को साझा किए रहना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे अब हम जिस एरा में रह रहे हैं या अब हम जिस ज़माने में रह रहे हैं, वहाँ पे तो बीमा बहुत ही कंपल्सरी हो गया है ना? क्योंकि अब जॉइंट फैमिलीज़ आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। तो ये था भारत में इतिहास जो पुराने वेदों में और गीता में लिखा हुआ था। अब आधुनिक भारत में बीमा का इतिहास क्या है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आधुनिक भारत में बीमा की बुनियाद कहाँ से शुरू हुई थी? तो जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप नोट कर सकते हैं। साइट ऑफ लॉर्ड्स कॉफी हाउस, लंदन में, है ना? इंग्लैंड में 1750 में लॉर्ड्स में देखी जा सकती है, जो लॉर्ड्स के कॉफी हाउस से स्टार्ट हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा होता है, बीमा आधुनिक बीमा का मूल कहाँ पे है? तो ये लॉर्ड्स के कॉफी हाउस लंदन, इंग्लैंड में था। वास्तव में जीवन बीमा अपने वर्तमान स्वरूप में 1818 में इंग्लैंड से आया था। 1818 ईस्वी के बाद की इस अवधि को 3 चरणों में विभाजित किया। जो आधुनिक भारत बीमा का इतिहास है, वो 3 चरणों में विभाजित है। पहला, पूर्व राष्ट्रीयकरण अवधि, जो 1956 से पहले थी, जब नेशनलाइज़ेशन हुआ सारी इंश्योरेंस कंपनी का। उसके बाद आया राष्ट्रीयकरण अवधि, यानी 1956 से 2000। 2000 क्यों? क्योंकि 2000 में इरडा की स्थापना हुई, IRDA, है ना? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो राष्ट्रीयकरण अवधि 1956 से 2000 तक की, और उदारीकृत अवधि के बाद यानी 2000 के बाद, सन 2000 के बाद जब IRDA की स्थापना हुई, उसके बाद का, तो आधुनिक भारत में बीमा का इतिहास 3 भागों में विभाजित है। पूर्व राष्ट्रीयकरण अवधि 1956 से पहले, राष्ट्रीयकरण अवधि 1956 से 2000 सन तक, और उदारीकृत अवधि यानी 2000 के बाद की अवधि, ठीक है? अब सबसे पहले राष्ट्रीयकरण के पूर्व की अवधि, यानी 1956 से पहले क्या था, ठीक है? तो भारत में पहली बार बीमा कंपनी ने कलकत्ता में, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, मैंने पूरा रेड हाइलाइट किया हुआ है ताकि आप क्वेश्चन आंसर्स इजीली अटेंड कर सकें। तो भारत में पहली बार कंपनी, जो बीमा कंपनी है, कलकत्ता में काम शुरू किया था, जिसका नाम था ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन ये मूल भारतीय बीमा कंपनी नहीं थी, ये यूरोपीय कंपनी थी, ये यूरोप की कंपनी थी, ठीक है? उसके बाद बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 1 मई 1823 में हुई। इसके बाद मद्रास इक्विटेबल की स्थापना 1829 में हुई थी। मद्रास विंडोज की स्थापना 1834 में हुई थी। मेडिकल
इनवैलिड की स्थापना 1841 में यूके में हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, जिसका काम भारत में जल्दी शुरू हो गया था। यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने भारत में 1840 में परिचालन शुरू किया था, जिसका 1901 में नॉर्थ ब्रिटिश ने अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, और लास्ट में इसका वलय जो है 1956 में एलआईसी ऑफ इंडिया में हुआ था, जब सारी इंश्योरेंस कंपनियों का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1870 में पहली भारतीय बीमा कंपनी कब आई? 1870 में आई, जिसका नाम था बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी। लेकिन जब पहली भारतीय कंपनी आई तो अंग्रेजी कंपनियों ने इसे घटिया कंपनी बताया गया, क्योंकि अब उनका बिजनेस ठप होने वाला था, और लगभग 20% का अतिरिक्त प्रीमियम ये कंपनी लेती थी। ठीक है, उसके बाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, यानी सन 1900 कंप्लीट हुआ। अब 20वीं शताब्दी की जब शुरुआत हुई तो भारत में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गए, है ना? तो उस समय 1905 से 1907 के दौरान कई भारतीय जीवन बीमा कंपनी अस्तित्व में आई, जैसे कि मद्रास में यूनाइटेड इंडिया, कलकत्ता में नेशनल इंडियन और नेशनल इंश्योरेंस, लाहौर में कोऑपरेटिव इंश्योरेंस की स्थापना हुई 1906 में। 1907 में हिंदुस्तान कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी ने कलकत्ता में महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के जोरासाको हाउस के कमरे में जन्म लिया। इंडियन मर्केंटाइल की शुरुआत हुई 1907 में बॉम्बे में। जनरल एश्योरेंस की स्थापना हुई 1908 में अजमेर में। स्वदेशी लाइफ, जो बाद में बॉम्बे लाइफ के नाम से जानी गई, 1908 में बॉम्बे में हुई। 1912 तक बीमा कंपनियों की भरमार हो गई, और कुछ भारतीयों ने भी बेकार में ही बहुत सारी बीमा कंपनियां शुरू कर ली थी, जैसे कि इंग्लैंड में हो रहा था। ठीक है, अब ब्रिटिश संसद ने 1909 में एक अधिनियम पारित किया, और भारत में विभिन्न बीमा कंपनी अधिनियम 1912 में पारित किया गया, जिसमें 1912 में भविष्य निधि अधिनियम के रूप में भी जाना गया। ये अधिनियम क्या कर रहा था? ये बीमा व्यवसाय को विनियमित करने और कंपनियों को सट्टा रोकने के लिए पारित किए गए थे, और यह कि उन पर प्रभावी नियंत्रण भी होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ठोस बीमा सिद्धांतों पर काम करें, क्योंकि जब भी आप सही काम नहीं करते तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होंगी। जब तक आपके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, तब तक वो कंपनी ठीक से काम नहीं करने वाली। तो यहाँ पे 1912 में भविष्य निधि अधिनियम को पारित किया गया। उसके बाद बीमा अधिनियम 1938 आया। अभी भी जो भी इंश्योरेंस एक्ट बनते हैं, ये इसी अधिनियम के अनुसार बनते हैं। बीमा अधिनियम 1938, जिसको हम इंश्योरेंस एक्ट 1938 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बीमा अधिनियम 1938 जो था, वो पहला व्यापक कानून था जिसने केवल जीवन बीमा बल्कि गैर जीवन बीमा, जिसको हम जनरल इंश्योरेंस भी बोलते हैं, उस पर भी नियंत्रण किया। ठीक है, जिससे बीमा व्यापार पर कड़ा नियंत्रण आया। ठीक है, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? कि ये एक ऐसे अधिशक के अधीन बीमा के अलग अलग विभाग का गठन करता था, जिसके पास सभी प्रकार की बीमा कंपनियों का निरीक्षण करने व उन पर नियंत्रण करने की शक्तियां हो, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, यानी जीवन बीमा हो या गैर जीवन बीमा हो। बीमा कंपनियों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए तथा निवेश व वित्तीय स्थिति के रिटर्न भरने के लिए विनिमय था यहाँ पे। संचय का प्रावधान, ताकि बीमाकर्ताओं को व्यापार चलाने के लिए अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों या सट्टाबाजी की चिंताओं से रोका जा सके। यह प्रावधान कि भारतीय या गैर भारतीय जीवन बीमा कंपनियों के शुद्ध जीवन निधि का 55%, यानी जहां पे जो कलेक्शन आता है, क्योंकि क्या होता है, कस्टमर प्रीमियम देता है, उस प्रीमियम को भी कहीं पे लगाया जाता है, तभी तो कंपनी मुनाफा कमा सकती है। तो यहाँ पे 55% भारतीय सरकार में और अनुमोदित प्रभूतियों में, तथा कम से कम 25% हिस्सा सरकार के रुपया प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता था। ठीक है, और जब भी क्लेम आते थे तो इन्हीं प्रॉफिट्स में से या इन्हीं अमाउंट्स में से सेटल किए जाते हैं।
और क्या यहाँ से नियंत्रण होता था, जैसे छूट निषेध है, कमीशन पर प्रतिबंध है, बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण है, एजेंटों के कमीशन की अधिकतम दरें हैं, ये सब भी इसी अधिनियम में कंट्रोल किए जाते थे। स्वदेशी कंपनियों के भारतीय व्यापार तथा भारतीय कंपनियों के व्यापार का आवधिक मूल्यांकन यहाँ किया जाता है। पॉलिसी धारकों के निर्देशकों का प्रावधान, जिससे बोर्ड में पॉलिसी धारकों के प्रतिनिधित्व का मार्ग खुला। ठीक है, क्योंकि अब जो बीमा है वो पॉलिसी धारक के हक के लिए, फायदे के लिए बेचा जाता था। पॉलिसी की शर्तों का मानकीकरण, जिसके अनुरूप सभी कंपनियों को मानक प्रपत्र और बीमा द्वारा अनुमोदित प्रीमियम तालिका जमा कराने होंगे, क्योंकि अलग अलग प्लान के अगर आप प्रीमियम रेट्स देखेंगे तो वो अलग अलग होते हैं। तो ये प्रीमियम रेट्स भी इस इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत डिसाइड किए जाते थे। सो इस प्रकार ये पहला अवसर था जब बीमा के पूरे व्यापार को एक एकीकृत नियंत्रण प्रणाली के अधीन लाया गया था। किसके तहत? इंश्योरेंस एक्ट 1938, बीमा अधिनियम 1938 के तहत। और इस अधिनियम ने बीमाकर्ताओं के सट्टा उपायों पर अंकुश लगा दिया और कमजोर तत्वों को जड़ से उखाड़ फेंका। इस अधिनियम ने बड़े दिवालिया समापनों पर कड़ा अंकुश लगा दिया, जिन्होंने बीमा के नाम को बदनाम कर रखा था। ठीक है, अब ये था सबसे पहला चरण राष्ट्रीयकृत अवधि के पहले का। ठीक है, 1956 से पहले का। अब हम देखेंगे राष्ट्रीयकृत अवधि के दौरान क्या हुआ। तो 20 जनवरी 1956 को सभी जीवन बीमा कंपनियों का प्रबंधन 43 नामांकित संरक्षकों द्वारा ले लिया गया, जो वास्तव में निजी बीमा कंपनियों के वरिष्ठ अनुभवी अधिकारी थे और जो सीधे वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट करते थे पहले। लेकिन जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 1 सितंबर 1956 को इन सभी बीमा कंपनियों को भारतीय जीवन बीमा निगम नामक एक नई सरकारी बीमा कंपनी के अंदर विलय किया गया। यानी LIC ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, कभी पूछा जाए तो 1 सितंबर 1956 को इस संस्था की स्थापना हुई थी। ठीक है, जिसमें कितनी कंपनियों का विलय होगा आप खुद सरप्राइज होगे कि 154 भारतीय बीमा कंपनी, 16 गैर भारतीय बीमा कंपनी और 75 भविष्य निधि समितियां, यानी जिसको प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, 75 भविष्य निधि समितियों का यहाँ पे विलय किया गया। अगर आप ये काउंट करेंगे तो लगभग 235 यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का विलय भारतीय जीवन बीमा निगम में किया गया। और 1 सितंबर 1956 को LIC पूरे भारत में 5 क्षेत्रीय कार्यालयों, 33 मंडल कार्यालयों और 212 शाखाओं के साथ अस्तित्व में आई। पहले 2 वर्षों के दौरान LIC प्रबंधन ने संगठन में सुचारू परिवर्तन लाने के लिए काम किया और नियम कायदे बनाए। ठीक है, उसके बाद निगम के पास भारत में लगभग 520 संपत्तियां थी, जिनकी कीमत लगभग 19.56 करोड़ रुपए थी। इन संपत्तियों को व्यवस्थित रूप से देखने और उनके रख रखाव और विकास के लिए काम करने के लिए कर्मचारियों के साथ मुख्य अभियंता नियुक्त किए गए। ठीक है, निगम की बैलेंस शीट नियत दिन के अनुसार तैयार की गई थी। इसमें लगभग 411 करोड़ 3,51,840 रुपए की संपत्ति और देनदारियों को दिखाया गया था। इसमें से 2,07,373 एजेंट काम कर रहे थे। करंटली कितने हैं? लगभग 14 लाख एजेंट करंटली LIC ऑफ इंडिया के साथ, सिर्फ LIC ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, और 5,222 फील्ड अधिकारी थे। अब गैर जीवन बीमा का व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1972 में। लाइफ इंश्योरेंस का कब हुआ था? 1956 में। ठीक है, गैर जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1972 में हुआ। ठीक है, जो सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम यानी जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज एक्ट के अधिनियम के साथ हुआ। ठीक है, गैर जीवन बीमा व्यवसाय का भी राष्ट्रीयकरण किया गया, जो भारतीय सामान्य बीमा निगम GIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ इंडिया, ठीक है, के नाम से, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानी गई।
ठीक है, यानी जितनी भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थी, उनका नेशनलाइजेशन 1972 में हुआ, जो जीआईसी के नाम से जानी गई। उस समय भारत में गैर जीवन बीमा व्यवसाय करने वाले 106 बीमाकर्ताओं को भारत की जीआईसी की 4 सहायक कंपनियों के साथ मिला गया। अब ये 4 सहायक नॉन एलआईसी यानी गैर जीवन बीमा कंपनियां कौन सी थी? तो सबसे पहले नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड। ये 4 प्रमुख सहायक कंपनियां हैं जीआईसी की। ठीक है, तो ये दो चीजें हुई नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण के दौरान। उसके बाद उदारीकृत अवधि के नाम से जाना जाता है, जो सन 2000 के बाद शुरू हुई। तो 2000 में क्या हुआ? इरडा की स्थापना हुई, यानी आईआरडीए की स्थापना हुई, जो जीवन और गैर जीवन पुनर्बीमा क्षेत्र में उद्यम करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए खड़ी गई थी। ठीक है, गैर जीवन बीमा कंपनियों में क्या क्या आता है? स्वास्थ्य बीमा आता है, कृषि बीमा करता आता है, मोटर इंश्योरेंस आता है ना, और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आता है, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस आता है। तो ये सब इरडा के अनुसार वर्क करते हैं, जिसमें पॉलिसी धारकों के हितों की देखभाल और सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। इरडा अधिनियम 1999 ने बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, उनको 26% के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त किया। तो आप कभी कभी नाम सुनते होंगे कंपनियों का, पीएनबी परिबास, यानी पीएनबी इधर की है, परिबास कहीं और का है ना। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, तो दो कंपनी है उसमें, आईसीआईसीआई और लोम्बार्ड, है ना। दो दो कंपनियां हैं जो साथ में कर, बजाज एलियांस, तो बजाज यहाँ की है, एलियांस बाहर की है। तो एडा ने तब क्या बनाया कि 26% के साथ, और करंटली जो अभी प्रस्ताव संसद में रखा गया है, वो लगभग 49% का रखा गया कि 49% से फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज इंश्योरेंस में आ सकती हैं, प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जॉइंट वेंचर में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन आप सरप्राइज होंगे कि एलआईसी ऑफ इंडिया जो है, ये दुनिया की 4th रैंक की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें किसी का भी जॉइंट वेंचर नहीं है। ठीक है, सो वी आर प्राउड ऑफ टू बी एलआईसीएंस। सो भारतीय बीमा कंपनियों को 100% पूंजी के साथ अपनी कंपनी शुरू करने की अनुमति दी गई थी। अगर आप फॉरेन के साथ कर सकते हैं तो उनका 26% इन्वेस्टमेंट चलेगा। अब भारत सरकार ने भारतीय कंपनियों के विदेशी भागीदारों को 49% इक्विटी की अनुमान अनुमति दे दी है, जैसे मैंने आपको बताया था। बीमा उद्योग वर्तमान में भारत में 25 जीवन बीमा, करंटली कितनी जीवन बीमा कंपनी है? 25। 26 गैर जीवन बीमा कंपनी यानी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और 5 स्वास्थ्य बीमा कंपनी यानी स्टैंड अलोन्स, जो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस में ही काम करती है, वैसी 5 कंपनियां हैं। और एक पुनर्बीमा करता कंपनी, यानी बीमे का भी बीमा उतारने वाली कंपनी है। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम एक सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर कंपनी है। निजी क्षेत्र में 24 यानी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां करंटली हमारे मार्केट में 24 है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में। इसके अलावा डाक विभाग जो है अपना, पोस्टल इंश्योरेंस भी है। ठीक है, और ये पोस्टल इंश्योरेंस भी डाक जीवन बीमा के माध्यम से जीवन बीमा का कारोबार करता है, लेकिन ये आईआरडीए के दायरे से बाहर है। ठीक है, अब बीमा किस प्रकार से कार्य करता है, ये था बीमा का इतिहास। बीमा किस प्रकार से कार्य करता है? तो जब भी किसी भी संपत्ति पे किसी का स्वामित्व होता है, तो इस संपत्ति के स्वामित्व के सिद्धांत पर बीमा कार्य करता है। यदि किसी घटना के कारण परिसंपत्ति का मूल्य कम यानी नुकसान या नष्ट जाता है, या परिसंपत्ति के मालिक को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है, फिर भी परिसंपत्ति के मालिकों से छोटे छोटे अंशदान द्वारा सामूहिक निधि का निर्माण किए जाने पर ऐसे कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मालिकों की हानि की क्षतिपूर्ति हेतु इस निधि का प्रयोग किया जाता है, जिसे बीमा कहा जाता है। तो अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो बीमा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति की संभवित आर्थिक हानि होने पर या ऐसे परिणामों को कई व्यक्तियों के बीच में बांटा जाता है। जैसे कोई एक सोसाइटी है जिसमें 40 घर है। अब हर साल उस सोसाइटी में एक घर को
आग लगती है और समझो 4 लाख रुपए का नुकसान होता है, तो उस एक घर को नुकसान उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसकी जगह वो 40 घर हर साल 10,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन करते हो, तो उस एक घर की भरपाई, क्योंकि ये तो फिक्स है नहीं कि किसके घर में आग लगेगी, ठीक है? तो वो सब क्या करते हैं, पुलिंग करते हैं प्रीमियम का, 10-10 हजार रुपए इकट्ठे करते हैं, तो 40 जन मिलके 4 लाख का फंड इकट्ठा करते हैं और जिसके भी घर का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करते हैं। तो बीमा ऐसे ही काम करता है, यानी एक व्यक्ति की संभवित आर्थिक हानि होने पर उसके परिणामों को कई व्यक्तियों के बीच में बांटा जाता है। तो यहाँ लाइफ इंश्योरेंस में क्या होगा, जीवन से तात्पर्य है एक प्राणवान या जीवित प्राणी, और बीमा शब्द से अभिप्राय है आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति। तो इस प्रकार जीवन बीमा से यह तात्पर्य, यानी जीवन की हानि के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान की क्षतिपूर्ति। चूंकि धन के संदर्भ में किसी भी जीवन का मायांकन नहीं, हम किसी के लाइफ की वैल्यू नहीं कर सकते, है ना? लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, एश्योरेंस शब्द को यूज करते हैं, इंश्योरेंस शब्द को यूज करते हैं, उसकी जगह एश्योरेंस यानी वादे शब्द को उपयोग करते हैं। जैसे कि आप 10 लाख का सम एश्योर्ड लेंगे, 20 लाख का सम एश्योर्ड लेंगे, तो हम एश्योर्ड शब्द का उपयोग यहाँ पे करते हैं। तो एश्योरेंस या वादा या आश्वासन का अर्थ है संभाव्य स्थिति या आकस्मिकता के घटित होने पर पूर्व सहमतियों, आश्वासन का अर्थ है संभाव स्थितित्व करना, यानी जब भी इस व्यक्ति को कुछ होगा तो जितना बीमा है, जो बीमा धन है, उतनी राशि का भुगतान करने के लिए कंपनी आश्वस्त करती है। जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम जो कि बीमा क्षतिपूर्ति नहीं करती, और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो कि चार्वत में क्षतिपूर्ति करती है। ठीक है, अब बीमा है क्या? तो जैसे कि मैंने बताया, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा था बीमा क्या है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, जिसमें प्रीमियम यानी प्रतिफल लोगों द्वारा दिया जाता है, और जब भी नुकसान की स्थिति आती है या मैच्योरिटी की स्थिति आती है तो इस राशि का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार बीमित व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम ही इस अनुबंध के लिए विचारणीय राशि है। किसी दुर्घटना होने या आकस्मिकता की स्थिति में या तो निर्धारित राशि या फिर वास्तविक हानि की भरपाई की जाती है। बीमित ने वास्तव में जो हानि उठाई है उससे अधिक पाने का वह हकदार नहीं होता, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस में जब भी पॉलिसी धारक की मृत्यु होती है तो बीमा धन यानी सम एश्योर्ड का भुगतान किया जाता है, क्योंकि मानव जीवन की हानि की क्षतिपूर्ति करना तो असंभव है ना? किसी भी पर्सन को रिप्लेस करना तो असंभव है। अब बीमा की आवश्यकता क्यों है? तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार की संपदाएं होती है। एक अर्जित संपदा, यानी जो वो बनाता है ना? जबकि दूसरी संपदा जिसको कार्यक्षम संपदा बोलते हैं। तो अर्जित संपदा का संबंध है, यह एक ऐसी संपदा है जिसे कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है या स्वयं ही उसे बनाता है। जैसे मैंने कोई मकान बनाया, जैसे मैंने कोई पढ़ाई लिखाई करके एक सैलरी क्रिएट की, इतनी इनकम मेरे पास आ रही है ना? जैसे रिहायशी मकान है या कृषि भूमि है। दूसरी संपदा कैसी है? कार्यक्षम संपदा, जिसे एक व्यक्ति स्वयं ही शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा अर्जित करता है। तो व्यक्ति की वह कार्यक्षम संपदा है जिसे बीमित किया जाना अति आवश्यक है। जैसे आपके घर में आपके पिताजी लाख रुपए प्रति माह कमा के आ रहे हैं, भगवान न करे उन्हें कुछ हो, तो उस 1 लाख की जगह उनकी अनुपस्थिति में कोई ऐसा हमें प्लान लेना चाहिए कि वो 1 लाख हमारे घर आता रहे, ताकि परिवार की व्यवस्था ना बिगड़े। ठीक है, तो ये ऐसी संपदा है जो 100% हानि हो सकती है। ऐसे अबीमित व्यक्ति का परिवार उस आय की हानि के कारण सामान्य परिस्थितियों में मृतक द्वारा उत्पन्न की जाती थी तबाह हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे में बीमा ले लेते हैं। समाज में बीमा की भूमिका क्या है? तो राष्ट्र निर्माण में सहायक है ना? जीवन बीमा कंपनियां अपने पॉलिसी धारकों के साथ काफी लंबे समय तक, ऑन एन एवरेज 20 से 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी शॉर्ट टर्म के लिए भी पॉलिसीज अवेलेबल है, तो इस अवधि के लिए प्रीमियम का भुगतान करना जारी रखती है। और ये जो अमाउंट जो प्रीमियम लिया जाता है, ये जैसे LIC ऑफ इंडिया आप देखते होंगे,
रेलवे को 2300 करोड़ दिए, गवर्नमेंट को 5% हिस्सा में 1600 करोड़ दिए। तो ये सब प्रीमियम आता है, तो ये हमारे देश की बुनियादी ढांचे को खड़ा करने में, जैसे कि सड़क है, सिंचाई परियोजना है, बिजली बंदरगाह है, बांध है, इनके विकास को निर्माण में यूज की जाती है। मजबूत समाज का निर्माण करती है ना। जब भी कोई व्यक्ति बीमा लेता है तो उसके जीवन स्तर बढ़ जाता है। तो जब भी दावों का भुगतान होता है तो कोई भी परिवार तबाह नहीं होता, उसकी जीवन शैली बनी की बनी रहती है। परिवार को लाभ मिलता है, ठीक है। हम दो प्रकार के बीमे देते हैं, एक टर्म इंश्योरेंस है जिसमें भगवान न करे व्यक्ति को कुछ हुआ तो बड़ा अमाउंट मिलता है, या हम मैच्योरिटी भी देते हैं जो रिटायरमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, बच्चे की शादी के लिए यूज किया जा सकता है, तो परिवार को भी लाभ मिल सकते हैं, है ना। परिवार में रोटी कमाने वाले व्यक्ति की आपातकालीन मृत्यु में जीवन बीमा पॉलिसी परिवार के खर्चों का देखभाल करती है, जितने का भी बीमा लिया हो, है ना। बीमित व्यक्ति को लाभ मिलता है ना। तो यहाँ पे बीमित व्यक्ति को कैसा, यानी इन फ्यूचर आपको मैच्योरिटी मिल सकती है, या दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी आ गई, अपंगता आ गई, तो उस केस में भी एलआईसी ऑफ इंडिया आपको क्लेम पे करता है, ठीक है। तो जीवन बीमा पॉलिसियों में सुरक्षित निवेश करके बीमित व्यक्ति जीवन बीमा के लाभों का आनंद उठा सकता है। और इस प्रकार यदि वह इस क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं होता है, फिर भी वह शेयर मार्केट के लाभों में हिस्सेदारी करता है, और कभी कभी उसका पूरा धन जो है वो रुइन हो जाता है ना। जीवन बीमा पॉलिसियां बैंकों के साथ संपार्श्विक क्षतिपूर्ति के रूप में भी सहायक होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो सेशन है ये एंड होता है। आप मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मेरा चैनल रोड मैप टू सक्सेस ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैंने कम्युनिटी बनाई है, ठीक है, रोड मैप टू सक्सेस की, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, या आप मेरे से पेड 1-to-1 कॉल भी ले सकते हैं। फेसबुक पर भावना प्रीतवानी को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी आप मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज का ये पहला सेशन हमारा यहीं पे एंड होता है। फिर से नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।